नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों देखिए, कल है आपका एसएससी जीडी का अंतिम एग्जाम का डेट 2023 के अंदर 13 फरवरी को लास्ट एग्जाम है आपका एसएससी जीडी का। तो जिनका भी एग्जाम बाकी है उनके लिए ये विशेष वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जो भी टॉपिक आउट हैं, जैसे अभी हाल के एग्जाम में देखा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्रश्न आ रहे हैं, खेल के जो डायामीटर होता है मैदान का उससे प्रश्न आ रहे हैं, इसके बाद एशियन गेम्स से जो मेडल है उससे प्रश्न आ रहे हैं, और भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जहां से प्रश्न आ रहे हैं, किसी से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये मैं सभी उन टॉपिकों को शामिल कर लिया हूं, एक्सेप्ट जो मैंने आपका अलग से वीडियो बना के दे दिया हूं, ये प्रश्न आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत न हो एग्जाम के अंदर। पहला प्रश्न जो मैंने रखा है कि राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है, मतलब आपका जो है राज्य के अंदर कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, अलग से भी पूछा जाता है, तो राज्यपाल होता है। और केंद्र के अंदर कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो आपका प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट यानी जो है आपका राष्ट्रपति साहब होते हैं केंद्र में, और राज्य में होता है राज्यपाल। मैंने आपको एक चीज कहा था कि भाई अगर राज्यपाल को समझना है तो केंद्र में अगर आप राष्ट्रपति समझते हैं तो राज्य में सेम राष्ट्रपति के जैसा ही राज्यपाल है, बशर्ते फर्क इतना है कि राष्ट्रपति साहब को जो है 28+8 देखना पड़ता है, और जो राज्यपाल है उसे जिस राज्य में है उसी को देखना पड़ता है, या फिर अतिरिक्त प्रभार में है तो अलग जो राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है उसको देखना पड़ता है। बस कार्य एरिया छोटा है, बाद बाकी सारा पावर सारा सिस्टम जो है लगभग बराबर है। ठीक है, तो जो राज्यपाल जो प्रधान होता है आपका कार्यपालिका का, यह आर्टिकल 154 बताता है। कौन बताता है? 154 बताता है। आर्टिकल 53 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और राज्यपाल की जो पदावधि होगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि जब तक राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तब तक जो है पद पे बना रह सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से आप राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति है ना, आर्टिकल 72 के थ्रू जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, और आर्टिकल 161 के थ्रू जो है राज्यपाल के पास भी जो है क्षमादान की शक्ति पर मतलब दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 के थ्रू जो है राज्य में महाधिवक्ता हर राज्य का अलग अलग होता है, और केंद्र का एक ही महाधिवक्ता के जैसे होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसका नाम हिंदी में महान्यायवादी है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू। उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल साहब जो है आपका महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कहते हैं इसे, 165 के थ्रू जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, और उस राज्य का वह सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी होता है आपका कौन, जो है महाधिवक्ता। इसी प्रकार से केंद्र में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी साहब है। इसके अलावा अनुच्छेद 174 कहता है कि विधानसभा का विघटन कर सकता है आपका कौन? राज्यपाल। देखिए, केंद्र में जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो सकता है ना, विधानसभा और विधान परिषद हो सकता है। इंडिया में मात्र 6 ही ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद भी है, यानी बाइकैमरल है। ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इतना ही है 6, है ना। इसके अलावा सब जगह विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इंडिया में इस समय जो है वर्तमान में कितने द्विसदनीय जो है आपका विधानमंडल वाला स्टेट है, तो आपको मारना है 6। ठीक है, 6 मारना, और मैं बता दिया कौन कौन है 6। तो जो विधानसभा का विघटन है, तो विधान परिषद तो अस्थायी हो गया जी, है ना। विधान परिषद को आप राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं, तो राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों अस्थायी होता है, यानी इसका विघटन तो संभव नहीं है ना। लेकिन लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, है ना, ये दोनों का विघटन हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। तो लोकसभा का विघटन जो है आर्टिकल 85 के थ्रू प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, और विधानसभा का विघटन उस राज्य के राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 174 के थ्रू। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी ही नहीं है अंतिम पड़ाव। आप लोगों को अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ इसी अंदाज में आपको पढ़ना होगा, है ना, और आपको तथ्यों को समझना होगा, समझ के एक सिस्टेमेटिक ढंग में लगाना होगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चन जाना पहचाना सा लगे जब एग्जाम देने आप जाते हैं। ठीक है, सब चीज को आप रिलेट करें। भारतीय संविधान जो है आपके जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका रीड माना जाता है। यहाँ से 2 से 3-4 क्वेश्चन जो है किसी न किसी रूप में आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 168 जो है ये राज्य विधान मंडलों में राज्यपाल की स्थान है। जिस प्रकार से आप इंडिया में अगर संसद की परिभाषा आपको कहे तो आप क्या कहोगे कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों संसद के अभिन्न अंग है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर जो है आपका
विधानसभा, विधान परिषद, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ये तीनों मिलकर उस राज्य का जो है विधानमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी राज्यपाल से संबंधित सभी जो है जानकारी। साथ ही साथ मैंने राष्ट्रपति साहब को भी ले लिया था, तुलना करते हुए पढ़ाया। आपको जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की उम्र जो है 35-35 वर्ष है न्यूनतम बनने के लिए। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति कितना भी बार बन सकता है इंडिया में। और राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है भारत में पहला, ये 52 है। इसमें कहा गया है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं ये भी आपसे पूछ देता है। दोस्तों वीडियो बेशक लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जानकारी पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत क्या होता है? मनोनीत होता है जिसका चुनाव नहीं हुआ है, सीधे डिप्यूट कर दिया गया है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य को जो है मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब तो इसका कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, गीदड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए छोटा छोटा नृत्य पूछा जा रहा है लोक नृत्य में। 2-3 दिन से तो छऊ चल रहा है, और मैंने कहा आपका छऊ जो है ये झारखंड, ओडिशा और आपका पश्चिम बंगाल, ये तीनों हो सकता है। अगर तीनों ऑप्शन में है तो इनमें से सभी मार के आना है। ठीक है, तो गीदड़ नृत्य जो है ये आपका संबंधित है आपका राजस्थान से। कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है आपका गीदड़ नृत्य। गीदड़ के साथ साथ राजस्थान के जो प्रमुख नृत्यों में से है ये आपका कलबेलिया है, ये आपका जो है इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। घूमर है, घूमर जो है खाली लेडीज के द्वारा यानी फीमेल के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डंडा नाच है, डंडा मार के होती है, ये भी राजस्थान में होती है। ढोल नाच है, ये भी आपका राजस्थान में होती है। भवई, भवई भी आपका राजस्थान में होती है। अग्नि नृत्य ये भी राजस्थान में होती है। और लूर, एमटीएस में पूछा गया था लूर नृत्य, तो ये भी आपका राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान में नृत्य के अलावा जो एक खेल होता है जो कांग्रेस सरकार ऑर्गेनाइज करवाता है, ये आपका ग्रामीण ओलंपिक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रामीण ओलंपिक कहाँ होती है, तो ये आपका राजस्थान में होता है। और 2022 के अंदर जो है इसका शुभंकर सेरा रखा गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अन्य जो तथ्य है राजस्थान के बारे में, थार मरुस्थल है आपका राजस्थान में। माउंट आबू जो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपका राजस्थान में ही है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें राजस्थान का जो है एरिया, तो सबसे बड़ा है इंडिया के स्टेटों में। ठीक है, इसके अलावा जो घूमर नृत्य है सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये मैं तो बता ही दिया हूं। इसके अलावा एक प्रश्न अभी पूछा गया था जीडी में कि पंजाब का कौन सा जो नृत्य है सिर्फ महिलाएं करती है, तो गिद्धा नृत्य जो है ये महिलाएं के द्वारा किया जाती है। जबकि भांगड़ा जो है पंजाब में, भांगड़ा है, भांड है, ये सब जो है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्यों में से है जो पंजाब के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सतरिया नृत्य पुरुष भिक्षुओं के द्वारा समूह में किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए जो है क्लासिकल जो डांसेस हैं 8, इससे गहराई से क्वेश्चन पूछने लगा एग्जामिनर। ठीक है, कि इसमें कितने स्टेप होते हैं, कौन करते हैं, किस धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म के लोग करते हैं, है ना, तो ये सब जो है किस आंदोलन से संबंधित है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ मैंने सतरिया नृत्य को रखा है। तो जो समूह में लोग डांस करते हैं सतरिया नृत्य, इसे भाकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकोट होता होगा असमिया भाषा में कुछ इसका अर्थ, है ना, इसे भाकोट कहा जाता है। शुरू करने का श्रेय जो है श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, जो 15वीं शताब्दी में शुरू किए थे। और ये भी आपका नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। नाट्य शास्त्र समझ रहे हैं, जो भरत मुनि जो लिखे हैं, ये भरतनाट्यम भी इससे प्रेरित है, ओडिसी भी प्रेरित है, और आपका जो है सतरिया भी प्रेरित है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, ये सभी जो है भरतनाट्यम भी प्रेरित है। तो ये किससे प्रेरित है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, इसके अलावा जो ये प्रेरित है, ये वैष्णव मठ से प्रेरित है, और ये भक्ति आंदोलन से भी प्रेरित है। ठीक है, भक्ति आंदोलन से, क्योंकि भक्ति संत थे आपका, ये वैष्णव संत थे शंकर देव, है ना, तो इस आंदोलन से प्रेरित है। अगर आंदोलन के लफ्ज में पूछा गया तो भक्ति आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, सिख। तो ये जो है आपके हिंदुओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सतरिया नृत्य सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। तो इसे कब दर्जा दिया गया था? तो 2000 में। और दर्जा कौन दिया था? तो संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना में पूछा जाता है 1953 में होता है। संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की राशि जो है ये 1 लाख रुपया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संगीत नाटक पुरस्कार का जो फेलोशिप अवार्ड है इसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपको इतना कैसे याद रहता है? अरे सर आप भी याद कर सकते हैं सर, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना, सब हो जाता है। जतीन गोस्वामी और जो भी शौकिया सरनेम लगा रहेगा, आप सतरिया नृत्य को जो है आंख मूंद के मार के आना है, शौकिया सरनेम। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको 90% में कहा है कि सिंह सरनेम है तो आप मणिपुरी मार के आइए। झावेरी बहनियां हैं तो ये भी मणिपुरी मार के आइए। रेड्डी सरनेम है तो लगभग आप कुचिपुड़ी मार के देखिए। आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो 2 गेट 1 फ्री में अगर 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसमें से है तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
जो भी महाराज शब्द है, बिरजू महाराज, अमली महाराज, है ना, ये सब जो भी महाराज शब्द हैं ये जो है लगभग लगभग कथक नृत्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, सतरिया नृत्य में जो है भगवान कृष्ण का जो है प्रसंग दिखाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आजाद हिंद फौज का गठन, देखिए बहुत दिनों से जो है जैसे हसरा पूछा गया है ना, उसके बाद जो है आपका हरिजन संघ की स्थापना कब हुई ये पूछा गया। तो इस फॉर्म में एक क्वेश्चन मैंने रखा हूं कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब किया था। तो आजाद हिंद फौज की गठन सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, तो सिंगापुर। जब सुभाष चंद्र बोस लिखा रहे तभी सिंगापुर करके आना, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि आजाद हिंद फौज जो है किसी एक आदमी के नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा जो है आपका जो है एक संस्था था जो जिसमें करी से करी लोग जुड़ते गए और इसका नाम जो है अलग अलग जो है इसके संस्थापकों में आते गए लोग। ठीक है, तो सिंगापुर जब लिखा रहे कि आजाद हिंद फौज को सिंगापुर में कौन संस्थापित किए, तो ये आपका 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी से कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे रखूंगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा एक नारा दिए थे, और दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ये दोनों नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के जो जन्मदिन आपका 23 जनवरी को आता है, इस पे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाई जाती है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चितरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस जी के जो है राजनीतिक गुरु थे। चितरंजन दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना आपका किए थे कब, 1923 ईस्वी के अंदर। और सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें पत्रकारिता का काम किए थे। बाद में एक स्वराज पत्र, स्वराज नामक पत्रिका जो है खुद ही लॉन्च किए कौन, सुभाष चंद्र बोस साहब। तो बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्वराज पत्रिका का जो है संपादन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस साहब आंसर हो जाता है। ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे कौन, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साहब जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये नेता ही नहीं सपूत था। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का विवादित जो कांग्रेस का अधिवेशन रहा, ये आपका त्रिपुरा अधिवेशन रहा। यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन एसएससी आपसे कर लेता है। तो पट्टाभी सीतारामैया ये सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में जो है खड़ा हुए थे त्रिपुरा अधिवेशन में, और पट्टाभी सीतारामैया की जो है हार हो गई थी। लेकिन महात्मा गांधी से विवादित रवैया जो थे उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का, इसलिए इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पट्टाभी सीतारामैया है ना, ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, बाद में बने थे, है ना। इसके अलावा झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, देखिए कल से पूछा जा रहा है। गहन कृषि पूछा गया, इसके बाद एक जो बचा है आपका मिश्रित कृषि बचा है कृषि के फॉर्म में, है ना, और एक झूम कृषि बचा है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि और झूम कृषि को समझ लेते हैं। गहन कृषि तो आपने समझ ही गया था, जहां पे भूमि का रकबा कम होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है सघन या गहन कृषि किया जाता है। झारखंड में जो झूम कृषि होती है, तो पहले झूम कृषि क्या होती है, तो झूम कृषि जो है पहाड़ी ढलानों पे जो है पहाड़ वगैरह को काट के किया जाता है, छोटा छोटा क्षेत्र होता है, तो वहां से झूम कृषि कहा जाता है। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो झारखंड के अंदर झूम कृषि जो है कुरुबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुरुबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसी झूम कृषि को वालरा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसी झूम कृषि को दहिया कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में इसी झूम कृषि को पोडू कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश टॉप पे रहेगा और झारखंड टॉप पे रहेगा अगर झूम कृषि से क्वेश्चन आती है तो। ठीक है, इसके अलावा मिश्रित कृषि क्या होती है कि कृषि भी कर लिए और गाय बकरी इस सब का भी पालन साथ में कर रहे हैं, तो इसे पशुपालन के साथ कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। बच्चे जिसको पहले से इसकी डिफिनीशन मालूम नहीं होती, तो वो क्या लगा के आते हैं कि भाई गेहूं के साथ साथ सरसों की भी खेती हो जाती है, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ये आंसर देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित कृषि का तात्पर्य है कि पशुपालन के साथ साथ कृषि, या फिर कृषि के साथ साथ पशुपालन, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। कृषि को आप किस सेक्टर में रखते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर में, यानी जो है प्रथम सेक्टर में रहती है कृषि, खनन ये सब जो है आपका माइनिंग वगैरह, ये प्रथम सेक्टर में है ना। दूसरा सेक्टर में आपका औद्योगिक क्षेत्र आता है, तृतीय सेक्टर में आपका सेवा क्षेत्र आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक योगदान जो है देश विकास में कौन सा सेक्टर दे रहा है, तो तृतीय सेक्टर यानी सेवा सेक्टर, जैसे बैंक वगैरह हो गए, है ना, जो फैसिलिटीज आदमी को लगता है वो सेवा सेक्टर है। इसके अलावा फसल की जो है इंडिया में 3 मुख्य काल माना जाता है, एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। रबी की फसल जो है मेरे दोस्त ये आपका ठंडी महीना में बोया जाता है, ऐसे आप याद रखिए देहाती भाषा में। खरीफ की फसल जो है आप अंदाजा लगाएं, इसे बारिश के शुरुआत में जो है बोते हैं। और जायद का फसल जो है जब आपका
आपका रबी की फसल कट जाती है यानी फरवरी मार्च में, इसके बाद जो अप्रैल मई बारिश आने से पहले जो 2 महीने का समय बचता है, इसमें आपका जायद का फसल कर लिया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, फुईट गांव में एक होता है, खीरा होता है, ये सब जो है जायद की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल में सरसों हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, जो भी दलहन वगैरह है रबी की फसल है लगभग, और आपका जो जौ है ये भी है। इसके अलावा खरीफ की फसल में धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सब आपका खरीफ के फसल के उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भीमबेटका का गुफा कहाँ स्थित है? देखिए भीमबेटका का गुफा जो है एक जाने माने पर्यटक स्थल है और ये आपका स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका के गुफा के साथ साथ ही ध्यान रखिएगा भीमबेटका का गुफा जो है यूनेस्को में भी शामिल है। मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप है। पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक जो है 261 बीसी के बाद जो है आपका बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त से लिया था। देखना ये जो है क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन छपेंगे जरूर। उसके अलावा जो है अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक बार मैंने बताया था और छप भी गया था, फिर से छप सकती है। इसके अलावा जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पीताम्बरा देवी का मंदिर अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये भी फेमस है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो का मंदिर जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसमें जो है आपका मतलब कामुक चित्र को दिखाया गया है आपका खजुराहो के मंदिर में, और ये आपका नागर शैली में बना है। आपका खजुराहो का अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हैं, तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो मांडू महोत्सव है ये भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। माच नृत्य होता है ये भी मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य ये भी मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले नृत्य में से हैं। इसके अलावा भीमबेटका का गुफा जो है ये आपका यूनेस्को में शामिल है, ये तो अभी बता ही दिया था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो आयोजन है ये भी मध्य प्रदेश में होगा और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण है। 4था संस्करण अगर आपसे कोई पूछा जाता है, 2023 लिखना सही नहीं होगा, 2022 लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये 2022 वाला ही है, 23 में हो रहा है। इसके अलावा जो पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था यानी चौथा, ये आपका हरियाणा का पंचकुला में हुआ था। हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो पहला हुआ था 2018 में न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पूछे गए हैं, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है ना। इसके अलावा जो आपका राज्यपाल है मंगू भाई पटेल है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये शिवराज सिंह चौहान जो है कमल देव का जो स्थान है लिए है। ठीक है, ये कमल देव जो है आपका कांग्रेस से थे और ये जो है आपका बीजेपी शासित है। इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक कौन है? देखिए वंश से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे चोल वंश सबसे प्यारा लगा है। चोल वंश के संस्थापक जो है ये आपका विजयालय है। कौन है? विजयालय है। ठीक है, चोल वंश की अगर द्वितीय राजधानी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि द्वितीय राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो प्रथम राजधानी इन्होंने यूरियर को बनाया था, उरियर लिखते हैं इसे। ठीक है, उरियर इस प्रकार से। और द्वितीय राजधानी ये तंजौर या तंजावुर को बनाया था। तंजावुर कहाँ है ये भी आपसे पूछ दिया है एग्जाम ने, तो ये आपका तमिलनाडु में है। तंजावुर एक जगह का नाम है। ठीक है, और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है जैसे कि आप जानते हैं। इसके अलावा जब सबसे प्रतापी राजा जो हुए ये राजराज प्रथम हुए। ठीक है, राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या फिर इसे ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है का निर्माण करवाया था, जो उस समय का जो है एक अलग ही मतलब स्थान रखता था। हालांकि आज भी अलग स्थान रखे हैं, अपने आप में एक अलग है, अद्वितीय है। बृहदेश्वर में है आपका तंजौर मंदिर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, या फिर इसे ही राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, जिसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा चोल शासक परांतक जो है, नाम भी ऐसा है जैसे श्रीलंका में नाम हो, परांतक है ना, देवांतक है ना। तो चोल शासक परांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया था। ठीक है ना। एलोरा और अजंता की गुफा आपको याद होगा जो कृष्ण तृतीय से संबंधित है, जो आपका राष्ट्रकूट शासक था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये परांतक हराया था चोल शासक कृष्ण द्वितीय को। ठीक है, चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था भाई? तो नौसैनिक शक्तियों, नेवी पावर के लिए जो है उस समय प्रसिद्ध वंश था। इसके अलावा चोल शासक राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे VVI करके रखिएगा। ठीक है, कि गंगोई कोंड की उपाधि किस चोल शासक को दिया गया था? तो गंगोई कोंड की उपाधि जो है राजेंद्र प्रथम को दिया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे मैं कोशिका से रखा हूं, क्योंकि कोशिका से आए दिन क्वेश्चन पूछी जाती है। सजीवों के जो शरीर के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका होते हैं। इसे मैं याद रखने के लिए ऐसे बताया था कि देखिए शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं जो एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो जो अंग का निर्माण होता है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है, और बहुत सारे अंग से मिलकर एक शरीर बनते हैं, और इस शरीर को हम सिस्टम कहते हैं, क्योंकि शरीर
शरीर के एक अंग नहीं है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो होगा क्रियात्मक इकाई सजीवों का, ये कोशिका होता है, ठीक है। कोशिका हर चीज में होता है, कीट पतंग आदमी, ऐसा नहीं कि खाली आदमी में होता है ना। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज अगर आपसे पूछते हैं तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये यूपी पीईटी एग्जाम हुआ था ना, इसमें पूछा गया था कि जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे, ठीक है। इसके अलावा किडनी का क्रियात्मक इकाई अगर पूछा जाता है तो नेफ्रॉन होता है। किडनी माने वृक्क, वृक्क एक जोड़ा होता है मानव शरीर में, दो गो होता है, वो खराब भी हो जाता है तो चलता रहता है आदमी, लेकिन उम्र थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है इसे न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका जो उत्तक होते हैं उसके क्रियात्मक इकाई को जो है आपका न्यूरॉन कहते हैं, और किडनी के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रक्त क्या है, खून क्या है, तो आपने मानना है कि तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है आपका खून, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस जानवर का खून का रंग जो है नीला होता है, ये भी आपके सीजीएल में पूछा गया है जी क्वेश्चन। तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है और कॉकरोच के खून का रंग जो है सफेद होता है। ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को जो है आपका दोस्तों प्रोटोन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटोन नहीं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटोन तो फिर इलेक्ट्रॉन का भाई हो गया भाई, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, वीडियो कितना लंबा हो गया भाई, 20 मिनट हो गए, चलिए ठीक है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस मैच में कोर्ट की लंबाई कितनी रखी गई है? देखिए आपने कबड्डी पूछ लिया, क्रिकेट पूछ लिया, फुटबॉल पूछ लिया, ये सब मैंने बता दिया। अब जो है आप मैंने यहाँ पे टेनिस रख लिया है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस मैच जो होती है स्टैंडर्ड वाली, उसमें जो है आपकी लंबाई जो है मैदान की कोर्ट की, ये आपका 23.77 मीटर, तो आपको 24 के करीब ध्यान रखना है। इसके अलावा टेनिस मैच जो है किससे खेला जाता है, आपके रीजनिंग में पूछा गया था कि भाई क्रिकेट बल्ला से, तो टेनिस किससे, तो टेनिस जो है रैकेट से खेला जाता है, ठीक है। टेनिस के 4 बड़ी प्रतियोगिता जो है इनसे क्वेश्चन आने की काफी आसार है कल के एग्जाम में, जैसा मेरा मन कह रहा है कि 4 जो बड़ी प्रतियोगिता है, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, अमेरिकन ओपन है। आपने साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है फर्स्ट तिमाही में, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है सेकेंड तिमाही में, विंबलडन जो होता है थर्ड तिमाही में होता है, और अमेरिकन ओपन लास्ट में होता है, लास्ट तिमाही में, यानी 9वें से 12वें महीने के बीच में होगा, ठीक है। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है, ये आता है, एक तो करंट अफेयर्स आते हैं कि भाई ये पुरुष एकल में कौन जीता, महिला एकल में कौन जीता, है ना। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यानी मिट्टी के बने कोर्ट पे खेले जाते हैं। आपने देखा होगा लाल रहता है इसका कोर्ट, अगर आप मैदान मैच देखते हैं ये वाला। तो उसके बाद जो विंबलडन होता है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यानी घास के मैदान पे खेला जाता है। अब घास का मैदान सवाना जैसे नहीं होता मेरे भाई, लेवल में किया हुआ रहता है, लेकिन घास के मैदान पे खेला जाता है। इसके मैदान में थोड़ी थोड़ी घास रहती है। लेकिन अन्य जो 2 बचा, जैसे अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट यानी कंक्रीट वाली कोर्ट पे खेली जाती है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल कब हुआ था? देखिए भारत में पहली बार एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में हुआ था, दूसरी बार आपका 1982 में हुआ था, और एशियाई खेल की शुरुआत ही भारत में हुई थी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम जो खेल हुआ था इसमें भारत ने 15 गोल्ड, 16 रजत और 20 जो है ब्रॉन्ज प्राप्त किए थे, ठीक है। तो ये जो है आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2018 जकार्ता जो एशियन गेम हुआ था, मतलब पिछला वाला, इसमें भारत जो है 70 पदक प्राप्त किए थे, जो इस रेशियो में है 16 गोल्ड, 23 रजत और 31 जो है ब्रॉन्ज हासिल किए थे, और 8वां स्थान हासिल किए थे। तो स्थान वाला क्वेश्चन आ सकता है कि 2018 के एशियन गेम्स में भारत का रैंक क्या रहा था, तो 8वां रहा था, ठीक है। इसमें जो गोल्ड जीते थे कुछ जाने माने हस्ती, जैसे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ये दोनों रेसलिंग के अंदर गोल्ड दिलाया था भारत को, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बजरंग पुनिया ने 2018 के एशियन गेम में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड। विनेश फोगाट भी जीता। इसके अलावा सौरभ चौधरी जो है शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता था, और अपना गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक के अंदर जो है गोल्ड जीता था। भाला फेंक के अंदर जो है ओलंपिक में भी गोल्ड दिला दिया है नीरज चोपड़ा, जो पिछले ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक में जो है एकमात्र गोल्ड मिला था इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस से इस दिन प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो इसी प्रकार से मैं कांग्रेस से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन रख लिया हूं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में बट गया था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। इसके अलावा गरम दल के नेता कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल। पाल जो है बिपिन चंद्र पाल है, बाल जो है बाल गंगाधर तिलक है, और लाल जो है ये आपका लाला लाजपत राय है, ठीक है। तो ये तीनों का नाम भी आपसे पूछा जाता है कि भाई लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है, एक लाल बहादुर शास्त्री दे देगा, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी है। ये 1885 के अंदर मुंबई के अंदर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर जो है अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो एओ ह्यूम है, ठीक है। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो खड़गे साहब है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन होता है अपने आप में इंपोर्टेंसी रखता है। ये 1929 में हुआ था, और इसमें जो है स्वराज शब्द का जो है मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में, और
तिरंगा को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दिया गया था। ये आपका अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू साहब। अब लाहौर कहाँ है तो आप भी जानते हैं, पाकिस्तान में है वर्तमान में। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जो है ये आपका जॉर्ज यूले बने थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू जी। ठीक है, कौन? सरोजनी नायडू। अगर गांधी जी का पूछा जाएगा कब किया तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। इसके बाद आपको एमटीएस का वीडियो जो मैंने प्रीमियर पे लगा दिया है 9 बजे आपको मिलेगी, हर रात को 9 बजे मिलता है एमटीएस का वीडियो। आप लोगों से सर्वे भी किया था कि किस टाइम में आपको एमटीएस का वीडियो चाहिए, अधिकांश बच्चा ने 9 बजे पे टिक मारा है रात को, तो 9 बजे ही मिलेगी। ठीक है, आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही मैं भी चलूंगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सबको जो है बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, जिनका भी एग्जाम बाकी है। जाइए फतेह करके आइए और अपना नाम रोशन कीजिए, छीन लीजिए अपने हक, अपने अधिकार की जो आपकी रोटी है छीन लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है जी। कंपटीशन जो है ये अपने आप से है आपका। ठीक है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ झंडा गरजाए और जो है आपका मन जो है वृंदावन हो जाए। मन वृंदावन होने का मतलब तो आप समझते ही हैं, दिल बाग बाग होना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।